हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अपने लास्ट लेक्चर 12 में हमने डिस्कस किया था जुडिशल सेपरेशन इन हिंदू मैरिज एक्ट को। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 13, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है कि विवाह कब नल होंगे और डाइवोर्स का प्रावधान कैसे किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वॉइड मैरिज को, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 11 इन हिंदू मैरिज एक्ट में। पहले देखते हैं कि शून्य विवाह कैसे विवाह होते हैं, कौन से विवाह ऐसे होते हैं जिन्हें हम वॉइड मैरिज कह सकते हैं, या शून्य विवाह का अर्थ क्या होगा, या अगर कोई विवाह कैसा है वॉइड है तो इस विवाह का मीन्स क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्य विवाह जो होता है, जो वॉइड मैरिज होती है, वो कोई शादी नहीं मानी जाती। मीन्स ऐसी शादी मानी जाती है जिसका कोई मीन्स ही नहीं है और ना ही जिससे किसी कर्तव्य का या किसी अधिकार का या किसी भी उत्तरदायित्व का जन्म होता है। ये एक ऐसा संबंध है जो कि विधि के समक्ष विद्यमान है ही नहीं। मीन्स लोग के सामने इसका कोई मीन्स ही नहीं है। इसे केवल इसलिए विवाह कहते हैं, मैरिज किस लिए कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कह देते हैं कि दो व्यक्तियों ने विवाह के अनुष्ठान को संपन्न कर लिया है। मीन्स विवाह के जो रीति रिवाज हैं, जिस प्रकार से विवाह का प्रस्थान किया गया है, अनुष्ठान किया गया है, उसे कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए उसे क्या कह देते हैं, विवाह कह देते हैं। अदरवाइज इस विवाह का कोई मीन्स नहीं होता है। ओके, इस विवाह से, कौन से विवाह से, वॉइड मैरिज से पति पत्नी की परिस्थिति विवाह के अनुष्ठान करके ही प्राप्त कर सकता है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर कोई हम देखें कि कोई भाई बहन अगर शादी कर लें, शादी के अनुष्ठान संपन्न कर लें, तो वो पति पत्नी नहीं माने जा सकते। क्यों नहीं माने जा सकते? क्योंकि या तो वो सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आ जाएंगे या फिर प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। और अगर सपिंड और प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत विवाह होता है तो विवाह कैसा माना जाता है? हमने देखा था कंडीशन इन, जो कि सेक्शन 5 में बताई गई थी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, कि जो भी शादी कहाँ होंगी, सपिंड नातेदारी के अंतर्गत होंगी या प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत होंगी, तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। और शून्य विवाह की बात कौन कर रहा है? सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कर रहा है। ओके, ऐसे जो विवाह होते हैं, मींस कैसे विवाह जो कि वॉइड मैरिज से होते हैं, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, उनकी क्या परिस्थिति होती है, क्या उन्हें कोई उत्तरदायित्व मिलता है, उनके माता पिता को कोई उत्तरदायित्व मिलता है, उन संतान को कोई अधिकार मिलता है, इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हम ये देखें कि अगर वॉइड मैरिज की कोई संतान है तो उसे कोई अधिकार प्राप्त होते हैं या नहीं, तो हम देखेंगे कि सेक्शन 16 में क्या बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट की, कि बेशक संतान कैसी हो, संतान ऐसी हो कि वो शून्य विवाह से उत्पन्न संतान हो, तो भी वो क्या मानी जाएगी? अधर्मज संतान होती है। कौन सी संतान होती है? इलेक्टिमेट चाइल्ड होती है। और उसे अधिकार प्राप्त होता है कहां पर? अपने पिता की प्रॉपर्टी में उसे अधिकार प्राप्त होता है। ओके जी, हमने देख लिया कि वॉइड जो मैरिज है, जो वॉइड मैरिजेस हैं, उनका कोई भी स्थान नहीं है लॉ के अंतर्गत। सिर्फ वो विवाह इसलिए मान लिए गए हैं क्योंकि उन्होंने विवाह के जो अनुष्ठान है उन्हें पूर्ण कर लिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो सेक्शन 11 में बताई गई है कि वॉइड मैरिज कहाँ है। यहाँ पे कहता है कि एनी मैरिज सोलनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड and may on a petition presented by either party thereto against the other party or be declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the condition specified in clause 1, clause 4 and clause 5 of section 5। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शून्य विवाह ऐसे विवाह हैं जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठित किए गए हों। कब किए गए हों? अधिनियम जब प्रारंभ हो गया है उसके पश्चात अनुष्ठित किए गए विवाह होने चाहिए। और ऐसे विवाह जो कि धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में उल्लिखित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है तो वह क्या माना जाएगा? अकृत, नल और वॉइड माना जाएगा। और उसमें के किसी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर अकृत्यता की आज्ञप्ति द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है। ओके, क्लियर है कि वॉइड मैरिज कौन सी है? वॉइड मैरिज ऐसी मैरिज है जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात की गई हों। ऐसा विवाह होना चाहिए। विवाह कौन सा होना चाहिए? जो कि अधिनियम के
प्रारंभ के पश्चात किया गया हो। अब अधिनियम का प्रारंभ कब हुआ, हमने पहले भी देख लिया था कि 18 मई 1955 में ये इनेक्ट भी हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट, और इसका इन्फोर्समेंट भी 18 मई 1955 में ही हो गया था। ओके, शादी कौन सी होगी, 18 मई 1955 के दिन हुई हो या इसके बाद हुई हो, ऐसा विवाह होना चाहिए। और किन आधारों पर शून्य घोषित होगा, सबसे पहला आधार देख लेंगे कि यदि कोई विवाह धारा 5 के खंड 1, धारा 5 का खंड 1 क्या कहता है कि पक्षकार का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है, बाइगेमी नहीं होनी चाहिए। शादी क्या करोगे, एक ही पति पत्नी होंगे, ये नहीं है कि एक पति उसकी 2-3 पत्नियां। तो कहता है पहली कंडीशन क्या ना हुई हो, इन्फ्रिंज ना हुई हो। ठीक है, कि पति या पत्नी विवाह के पक्षकार का विवाह के समय जीवित ना हो, और अगर जीवित है तो उनका तलाक हो जाना चाहिए। क्लियर। फिर दूसरी शर्त क्या है, कहता है कि 5 के खंड के क्लोज 4 और क्लोज 5 में से किसी एक का उल्लंघन करता हो। अब देख लेते हैं सेक्शन 5 का क्लोज 4 क्या कहता है कि पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर हों। क्या है, अगर ऐसा विवाह कर दिया गया है जिसमें कि पक्षकार कहाँ आते हैं, प्रोहिबिट रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं, प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा, ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रारंभ से ही शून्य मान लेंगे कि ऐसा विवाह की कोई मान्यता ही नहीं है। वो क्या है, वो इन्फ्रिंज करता है किसको, लॉ के अगेंस्ट है, इसलिए उसका विवाह शून्य है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। प्रतिषिद्ध नातेदारी कहां पर डिफाइन की गई थी, प्रतिषिद्ध नातेदारी डिफाइन की गई थी सेक्शन 3 के क्लॉज जी के अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद कहता है कि पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हों, कि अगर विवाह कैसा है, विवाह ऐसा है कि पक्षकार क्या है, एक दूसरे के सपिंड है। सपिंड नातेदारी कौन सी थी कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक, माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक। अगर इस डिग्री में विवाह कर लिया जाता है तो विवाह कैसे माना जाता है, विवाह शून्य माना जाता है। डेफिनेशन कहां दी गई है सपिंड नातेदारी की, सेक्शन 3 के क्लॉज एफ के अंतर्गत। ओके, अगर ऐसा विवाह है जो कि कंडीशन का, जो कि धारा 5 के अंतर्गत दी गई है, क्लॉज 1 के अंतर्गत, क्लॉज 4 के अंतर्गत और क्लॉज 5 के अंतर्गत, इनका उल्लंघन कोई भी करता है, इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा, ऐसा विवाह वॉइड माना जाएगा। ओके, अब वॉइड विवाह पहले से ही शून्य होता है और विवाह के किसी भी पक्षकार के द्वारा क्या कर लेगा, दूसरे पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर ऐसा विवाह क्या कर दिया जाएगा, न्यायालय के द्वारा विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। उसे डिक्री दे दी जाएगी, एक आज्ञप्ति दे दी जाएगी कि ऐसा विवाह क्या है, वॉइड मैरिज है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, इसकी कोई मान्यता नहीं होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो विवाह पहले तो वैलिड था और बाद में वो वॉइड हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल नहीं हो, ठीक है, इन्फ्रिंज करता हो किसको, लॉ को, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाता है, वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डेफिनेशन है। सेम यही बात है कि विवाह क्या होगा, प्रारंभ से ही शून्य होगा, ये नहीं है कि पहले तो मान्य था और बाद में शून्य हो गया। ठीक है जी, क्योंकि क्या है, वो लॉ के विरुद्ध है, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है जो सेक्शन 5 के अंतर्गत बताई गई है। और संतान बता दिया है मैंने पहले ही, संतान कैसी होगी, अधर्मज संतान होगी। और अगर हम बात करें कि उन्हें हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर अगर हम देखें कि शून्य विवाह को शून्य करार देने के लिए शून्य घोषित करने की डिक्री की आवश्यकता नहीं है। जब न्यायालय वैसी डिक्री पारित करता भी है तो वह केवल इस फैक्ट की घोषणा करता है कि विवाह शून्य है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो पहले विवाह वैलिड था और उसे बाद में उसने शून्य घोषित कर दिया, वो सिर्फ फैक्ट की क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है। ठीक है जी, कि ये शून्य है, इस बात की घोषणा करता है बस। विवाह न्यायालय की डिक्री द्वारा शून्य नहीं होता, वो बस घोषणा कर रहा होता है। वो शादी जो वॉइड मैरिज होती है वो तो पहले से ही क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। अगर हम केस की बात करें तो लीला बनाम लक्ष्मी के केस में ये बात कही गई थी। ओके जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्डेबल मैरिज को, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 12 के अंतर्गत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।